तो वेलकम बच्चा लोग, 12th क्लास यार। वी आर डूइंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो करते करते हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट तक यार पहुंच गए। ठीक है, चैप्टर 4 एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। प्रीवियस वीडियो में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा कवर अप किया है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते यार, बहुत टाइम लगना है, ये लंबा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन हैं इसके। पहले फर्स्ट वीडियो में हम जो इसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बेटा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, 10-12 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होंगे, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस का बेटा अपना प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त का। और फिलहाल हम कौन से चैप्टर पे पहुंच गए? चैप्टर 4 विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसका अगला पार्ट भी है बेटा मैग्नेटिज्म, चैप्टर 5, वो बाद में देखेंगे, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस ही करने होंगे हमने। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और पहले हम करने जा रहे हैं बेटा इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ठीक है जी, अब पूरा का पूरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा, अब उसके क्या कर लेने चाहिए, हमें क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, इधर उधर से भी किए होंगे, लेकिन एनसीईआरटी के तो बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली कर लेने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका कह रहा है एग्जांपल 4.1 कि स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज ए करंट ऑफ। एक वायर है जिसकी बेटा जी लेंथ भी दे रखी है 1.5 मीटर और मास भी दे रखा है 200 ग्राम, लेंथ दे रखी है बेटा 1.5 मीटर, कैरीज ए करंट ऑफ, इसमें से करंट चल रहा है कितना? 2 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर, मतलब भाई इसके वेट को किसी फोर्स ने क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कहते थे एक चार्ज पार्टिकल है, इट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन एयर। अब कैसे फ्रीली सस्पेंड हो जाएगा? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स उसके वेट को बैलेंस कर रहा था। सेम सिचुएशन यहां पर है, स्ट्रेट वायर जिसका मास है, लेंथ है, कैरीज ए करंट, इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहे हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है बेटा। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे क्या लगना चाहिए? फोर्स लगना चाहिए। तो वो फोर्स कितना लगता होता है? इट इज बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा। ओके जी, थीटा 90 डिग्री है क्योंकि वायर पड़ी है हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इनवर्ड। वायर पड़ी है हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है यहां पे इनवर्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। तो ये साइन 90 वाली टर्म 1 हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लग रहा है? बी आई एल। अब इसकी डायरेक्शन आप चेक कर सकते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाकर, लेकिन भाई वो डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, ये फ्रीली सस्पेंड हो गई है। इसका मतलब इसके वेट को जो कि नीचे की ओर लग रहा था, किसने बैलेंस कर दिया होगा? इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है उसने बैलेंस कर दिया होगा जी। तो कहानी बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना कराना, हमने सिर्फ लिख देना है कि जी वेट को किसने बैलेंस किया? बी आई एल ने। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का क्या फाइंड करना है बेटा? हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी किसके इक्वल आ जाएगा? m डिवाइडेड बाय एल, एल भी नीचे आ गया, और g डिवाइडेड बाय आई भी नीचे आ गया। तो mg के नीचे क्या आना था बेटा? i इंटू एल आना था। वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा वैल्यू पुट कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या आ जाएगी आपके पास? डायरेक्शन आ जाएगी, सॉरी मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का क्या आ जाएगा आपके पास? मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है, बस इतना ध्यान रखना। मास ग्राम्स में है, इसको किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए? केजी में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो 200 ग्राम है, तो 200 डिवाइडेड बाय क्या करोगे बेटा जी? 1000 करोगे, ये कट जाएगा और ये 0.2 आ जाएगा, तो 0.2 आएगा। लेंथ कितनी थी? 1.5 मीटर, जी की वैल्यू 9.8 ले लोगे। करंट कितना दे रखा था? 2 एम्पियर दे रखा था। सो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन या फार्मूला आप क्या फाइंड कर सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। कभी कभी वो मास पर यूनिट लेंथ दे देता है, ठीक है, जब मास पर यूनिट लेंथ दे देगा तो एज इट इज यहां पर m बाय एल की वैल्यू पुट हो जाएगी। यहां पे मास भी दे रखा था, लेंथ भी दे रखा था, जैसे जैसे दे रखा था वैसे वैसे पुट हमने कर दिया। तो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर ही होगा, सिंपल क्वेश्चन था, कर लेना चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस देखो आ सकते हैं एग्जाम में। तो एग्जांपल 4.1 बेटा डन, ये इसका सोल्यूशन है, ऐसे कर रखा है mg डिवाइडेड बाय आई एल। आंसर इसका आ गया 0.65 टेस्ला
नोट दैट इट वुड हैव बीन सफिशिएंट टू स्पेसिफाई m by l। वही जो मैं बोल रहा था कि कभी कभी m by l ही दे देता है। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इतना है, जिसको हमने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया। यहां पर बेटा वो जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था ना, जो कैलकुलेट किया है, वही है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, लेकिन उसको कह रहा है कि हमने क्या कर दिया, इग्नोर ही कर दिया है। अब आते हैं अगले सवाल पर। एग्जाम्पल 4.2 ध्यान देना। इट सेज इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसने पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी जे कैप दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इनवर्ड दे रखा है उसने, वैसे डायग्राम में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव वाई ले लिया। वैसे आउटवर्ड वाला पॉजिटिव लेते हैं, इनवर्ड वाला नेगेटिव लेते हैं, लेकिन अब उसने इनवर्ड वाला पॉजिटिव ले रखा है। बस हमने मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई यानी जे डायरेक्शन दे दी भाई। ओके, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चार्ज पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी जो चार्ज पार्टिकल की बेटा वेलोसिटी है उसको आई कैप डायरेक्शन दी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब आई कैप डायरेक्शन देखे तो आई कैप ले ली जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी जे डायरेक्शन ले ली जाएगी। विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स बी फॉर एन इलेक्ट्रॉन और फॉर अ प्रोटॉन। लॉरेंज फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो होता है उसका फार्मूला पूरा होता है, वैसे तो इसको ऐसे लिखते हैं बी क्यू वी साइन थीटा, लेकिन आपको पता होगा बेटा ये जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है, एफ लिखना था, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ये जो मैग्नेटिक लॉरेंज बेटा फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखते होते हैं हम, Q इंटू वी क्रॉस बी। ध्यान देना। अब अगर बेटा फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी तो मैं फोर्स की डायरेक्शन ढूंढूंगा। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पे नेगेटिव चार्ज है, पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। ब्रैकेट में वी क्रॉस बी, वी कौन सी डायरेक्शन में भाई, आई कैप, और बी कौन सी डायरेक्शन में है, जे कैप। ठीक है जी। अब आई क्रॉस जे निकालने का आपके पास एक मेथड होता है, आई जे के ऐसे लिख दो। देखो कई बार करा रखा है थ्योरी व्योरी कराते हुए आप लोगों को। ओके, आप लोग कर रखा होगा जिसने भी जहां से भी किया है चैप्टर, तो ऐसे लिख लेते हैं आई जे के को ऐसे लिख लिया। और अगर आप बेटा आई क्रॉस जे करते हो तो के आएगा, जे क्रॉस के करते हो तो आई आएगा, के क्रॉस ए करते हो तो जे आएगा। हमने क्या किया, आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे आंसर क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। तो बाहर माइनस है ये, अंदर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। दैट मीन्स नेगेटिव जेड डायरेक्शन। उसने सिर्फ यही पूछा था, इन विच वे द फोर्स विल बी एक्टिंग। विच वे मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा भैया, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में लग रहा होगा। फोर्स नेगेटिव जेड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ओके, अब आते हैं प्रोटॉन पर, बी पार्ट। अगर बेटा प्रोटॉन की बात करते हो बाकी सब तो वही है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स पे कितना लगता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब ये तो पॉजिटिव है, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर वही आएगा। वेलोसिटी तो उसी डायरेक्शन में ना, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में बेटा। तो आई क्रॉस जे कितना बना, के बन गया, बाहर पॉजिटिव ही है, तो डायरेक्शन क्या बनी, पॉजिटिव के डायरेक्शन क्या बन गई, पॉजिटिव के डायरेक्शन यानी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव जेड डायरेक्शन और प्रोटॉन पर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है जी। तो इट विल बी नेगेटिव जेड डायरेक्शन, इट विल बी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव। कैसे किया समझो आप, डायरेक्शन निकालने के बहुत तरीके हैं। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के भी निकाल सकते थे, लेकिन यहां जब आपको क्लियरली डायरेक्शंस प्रोवाइड कर दी जाए ना कि भैया ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने के बजाय ये वी क्रॉस बी और यहां पे वैल्यू बिठाकर जैसे मैंने निकाली है ना, ये बेटर रहता है। तो यहां पे यही बढ़िया था। इसका आंसर होगा, आप आंसर चेक कर सकते हो, सोल्यूशन द वेलोसिटी वी ऑफ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस व्हाइल बी along y axis, so v cross v along the z axis, screw rule लगाकर, so for a electron will be along negative z axis। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा,
नेगेटिव जेड एक्सिस हमने भी क्या निकाला था अभी, नेगेटिव जेड एक्सिस ही निकाला था, और पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन पे किधर लगेगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव ही निकाला। ठीक है जी, सही आ गया आंसर। अब तो कैसे किया उसको समझो। ये जो क्वेश्चंस आते होते हैं ये भेष बदल कर आते हैं, चेंज होकर आएंगे, एज इट इज जरूरी नहीं है आए, एज इट इज आ गया तो भी आपको एग्जाम में दिमाग लड़ा के करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पढ़ोगे तभी पता लगेगा, पता नहीं लगता कि कुछ चेंज कर दिया है कि नहीं। तो ये रट्टा मार के नहीं हो सकते क्वेश्चंस, आपको माइंड अप्लाई ही करना पड़ेगा। तो कैसे किया है बेटा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी एग्जांपल 4.3 पर। तीसरा एग्जांपल आ गया बेटा, सॉल्व्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर 4 एग्जांपल 4.3। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास दे रखा है, मूविंग एट ए स्पीड, और स्पीड दे रखी है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड इतना, परपेंडिकुलर टू इट, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट एनर्जी इन केवी। सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा होगा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में परपेंडिकुलरली एंटर कर जाता है तो वो सर्कुलर पाथ में घूम जाता है। सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस भी होगा बेटा, रेडियस का फार्मूला होता है mv डिवाइडेड बाय बी क्यू। उसका टाइम पीरियड भी होगा बेटा, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई एम बाय बी क्यू, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, इसका फार्मूला होता है बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी जिसका फार्मूला क्या होता है बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। तो आप क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द रेडियस, एक तो क्या मांगा रेडियस, मास दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, मैं वैल्यू नहीं करवाऊंगा, बस बता दूंगा कहां कहां क्या क्या करना है। मास है 9 इंटू 10⁻31 kg, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, और चार्ज इस पे पता ही होता है सबको, 1.6, ना भी दिया होता लिख ही देते हैं हम, 10⁻19 कूलम। मूविंग एट ए स्पीड, स्पीड भी दे रखी है 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है 6 इंटू 10⁻4 टेस्ला, परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर जा रहा है, तभी तो सर्कुलर पाथ में घुमा होगा ना। सर्कुलर पाथ में घुमा है, कुछ नहीं करने का, रेडियस के लिए फार्मूला लगाना है, कैलकुलेशन लगेंगी, देखो कैलकुलेशन तो अब खुद करनी ही पड़ेगी आप। ठीक है, कैलकुलेशन लगेंगी, वो करके आंसर जरूर मिलाने की कोशिश करना। तो कैलकुलेशन लगेंगी, एम की जगह वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी पुट कर दो, सब कुछ ऐसा यूनिट में दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाए। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी कि करना क्या है। ठीक है, हमने बता दिया करना क्या, आप करना तो अपने आप पड़ेगा ना बेटा, सॉल्व थोड़ी यहां पे करेंगे। टाइम पीरियड में मास दे रखा है, बी दे रखा है, क्यू दे रखा है, निकाल लेना। टाइम पीरियड नहीं, उसने फ्रीक्वेंसी बोली है तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का लगा दो, बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। राइट है जी। अब आगे एक और चीज बोल दी उसने, कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट पार्ट बेटा रेडियस निकालने वाला, करके देख लो, अभी आंसर मैच कर लो पीछे से, एनसीईआरटी बुक में दे रखे होते हैं आंसर। फ्रीक्वेंसी बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम लगा देंगे। उसके बाद एनर्जी की बात कर रहा है, बस वो यूनिट कन्वर्जन आपको सिखवानी है मैंने, बाकी कुछ नहीं है। अब क्योंकि वो चल रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ना बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बेटा हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास की जगह उसने जो भी दे रखा है 9 इंटू 10⁻31। ठीक है, 9 इंटू 10⁻31 इंटू वी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 3 इंटू 10⁻7 इसका स्क्वायर। समझो बात को, मैं बस पॉइंट बता रहा हूं क्या करना है। यहां से आपने हाफ एम वी स्क्वायर करके एनर्जी निकाल ली, जो भी निकलनी थी बेटा। ये एनर्जी आएगी किसमें, जाउल्स में। ये एनर्जी किस में आने वाली है, जाउल्स में आने वाली है, लेकिन उसने किस में मांगी है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो भी ये रिजल्ट आएगा उसको किससे डिवाइड कर दो, ई से डिवाइड कर दो। देखो अगर आपने इसको ई यानी 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दिया तो ये आंसर किस में आ जाएगा, इट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद करने वाला पॉइंट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जाउल। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाना है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं,
अगर जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। हमने जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो इस वैल्यू से इसको क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया बेटा, इस वैल्यू से डिवाइड करना है। अभी आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन उसने तो किस में मांग रखा है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, लेकिन उसने किस में मांग रखा है बेटा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए भाई 1000 से और डिवाइड कर देना, ठीक है। किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से और डिवाइड कर देना। ये आंसर किस में मिल जाएगा आपको, के ईवीएम में मिल जाएगा। किलो यानी 10 की पावर 3 होता है, ठीक है जी। सो हाफ एम वी स्क्वायर करो, उसको किससे डिवाइड करो, ई यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹ से। 1000 से भी डिवाइड कर दो, आंसर किस में चलेगा आपका, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। बाकी सॉल्व करना देखो तुम्हारा काम है, सॉल्व करना आप लोगों का खुद का काम है, राइट है जी। तो ये भी हो गया एग्जांपल 4.3, करके जरूर देखना, आधा अधूरा मत छोड़ना। ये दे ही रखा है, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पहले किस में आई, जॉल्स में, उसको किससे डिवाइड कर दिया, 4 इंटू 10⁻⁹ जॉल्स आई थी, ठीक है। इसको इसने कर दिया, उसके बाद इसने डायरेक्ट कर दिया, मैंने बताया कैसे करना। देखो डायरेक्ट कर रहा है, हमने तो बताया आपको कि पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ई से डिवाइड करो, फिर किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से और डिवाइड कर दो, अपने आप करके देख लेना भैया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4.5। ये बायस-स्क्वायर्ड लॉ पे क्वेश्चन है। इससे पहले वाले एफ इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा वाले टाइप वाले क्वेश्चन फार्मूलाज पे बेस्ड थे, ये बायस-स्क्वायर्ड लॉ पे। कहता है ना, एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई। एलिमेंट ये डेल्टा एक्स है जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, आई दे रखा था इसका, ठीक है। करंट एलिमेंट बनेगा यहां, ये कोई एलिमेंट है, ओके। इस प्लेस एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो एलिमेंट की लेंथ डेल्टा एल, जो कि किसकी इक्वल है, डेल्टा एक्स, डायरेक्शन आई डायरेक्शन में है, और करंट कितना है इसमें से भैया, 10 एम्पियर है शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे 0.5 मीटर, ये आर का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर, डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो डीएल कितना बन गया बेटा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले बता देता यार, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻2 मीटर आई कैप दे रखा। मैग्नेटिक फील्ड की क्या चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, सिंपल सी कहानी, अकॉर्डिंग टू बायस-सावर्त लॉ, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्म मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी आई डीएल साइन थीटा नीचे आर, ठीक है जी। बी दे रखा है क्वेश्चन में, एलिमेंट इज प्लेस्ड एंड कैरीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द, नहीं बी तो फाइंड करना होता है, के है यहाँ पे, गलत फार्मूला लगा रहे थे भैया हम, के आई डीएल साइन थीटा, ठीक है ना। बायस-स्क्वायर्ड लॉ कहता है डीबी, बी तो फाइंड करना ना, के इंटू आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा के नीचे आर स्क्वायर। थीटा बेटा 90 डिग्री जा रहा है, थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, आर और डीएल के बीच का। डीएल की डायरेक्शन तो इधर को है, आर की डायरेक्शन इधर को है, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री आ जाएगा। के की वैल्यू आपको पता ही है, म्यू नोट बाय 4 पाई, डायरेक्ट लिख देता हूं 10⁻⁷ होती है बेटा, के होता है म्यू नोट बाय 4 पाई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷ होती है। तो के की जगह 10⁻⁷, करंट आपको दे ही रखा था कितना 10 एम्पियर, ये है 10⁻², sin 91 हो गया। आर कितना है भैया 0.5, 0.5 का स्क्वायर, मेरे ख्याल से ये तो सॉल्व भी हो ही जाएगा बढ़िया तरीके से। 10⁻² है, 10⁻7 है, ये 10⁻9 हो जाता, एक कट रहा है 10⁻8 आ जाएगा, नीचे 0.5 का स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 25 इंटू 10⁻2, क्योंकि 0.5 को लिखा 5 इंटू 10⁻1, 5 का 25 हो गया, 10⁻10⁻2 हो गया। ये बना बेटा 1 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻6 बन रहा है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर 10⁻6 है तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बन रहा है 4 इंटू 10⁻8 टेस्ला बन रहा है, ठीक है। बाकी चेक कर लेते हैं, इसका आंसर तो होगा अपने पास,
तो सिंपल सी स्टोरी, डीबी कैसे फाइंड करते हैं। कई बार क्या होता है, हम बायस्टर्ड लॉ की एप्लीकेशन में ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि भाई सर्कुलर लूप के सेंटर में निकाल, सर्कुलर लूप के एक्सिस पे निकाल, सर्कुलर लूप स्ट्रेट कंडक्टर का निकालो, स्ट्रेट और सर्कुलर लूप के कंबाइंड वाले फिगर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ये वो जो दुनिया जहान के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो ऐसा टुच्चू सा छोटा सा क्या डाल देगा, क्वेश्चन डाल देगा, किया नहीं होगा तो वैसे ही उलझ जाओगे। तो भैया कर लो, एनसीईआरटी में हर तरह की वैरायटी के क्वेश्चन हैं, इन सबको कर लो बढ़िया तरीके से। राइट है जी। तो ये भी हो जाएगा। एक बार आंसर चेक करूं जरा, इसका कितना आ रहा है, 4। क्या बात है, बिल्कुल सही आ रहा है, 4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। ये तो सही हो गया, 4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। अब इसकी डायरेक्शन भी बेटा चेक कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल लग जाएगा, सिंपल। करंट इधर को जा रहा है, और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन यहां बढ़िया से क्या लग रहा है, राइट हैंड थंब रूल लग रहा है। करंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, पॉइंट नीचे होता तो इनवर्ड, पॉइंट ऊपर है तो आउटवर्ड। यहां पे कैसे आएगा फील्ड, आउटवर्ड, और आउटवर्ड डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन, समझो। राइट हैंड थंब रूल लगाया, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से पॉइंट नीचे होता तो इनवर्ड, ये ऊपर 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 वाली उंगलियां तो कैसी आ गई, आउटवर्ड आ गई, तो यहां पे बनेगा आउटवर्ड। ठीक है, चल जा भाई, आउटवर्ड। ये तो इनवर्ड हो गया, क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है। अरे मिट जा यार, क्रॉस का मतलब तो क्या होता है, इनवर्ड होता है। ये आउटवर्ड आ गया, आउटवर्ड यानी बाहर की ओर, और बाहर की ओर बेटा कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो इसके साथ मुझे के लगा देना चाहिए, ठीक है, इट विल बी इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ये लगा हुआ है के। ठीक है जी। सो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। डायरेक्शन के नंबर काट लेगा एग्जामिनर। अगर तुम यहां तक लिख के आ जाओगे, बड़े खुश हो रहे होगे कि ले भी हमारा तो पूरे के पूरे मिल जाएंगे ना, 2 नंबर का क्वेश्चन अगर होगा तो 1.5 ही देगा वो, डायरेक्शन के नंबर काट लेगा, क्योंकि आंसर की में स्पेशली मेंशन किया होता है कि डायरेक्शन बताएगा तब पूरा नंबर दो, नहीं तो आधा नंबर काट लो, लिखा होता है आंसर की में। तो बेटा डायरेक्शन भी बतानी यहां पर जरूरी थी। तो आप इसको स्टडी कर सकते हो, क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4.5। तो करते करते हमने 4-5 क्वेश्चन तो देखो फिर भी कर ही लिए। अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रेट वायर है कैरिंग ए करंट ऑफ 12 एम्पियर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस इतने सेंटीमीटर शोन इन फिगर, कंसीडर द मैग्नेटिक, अपने पढ़ लेना, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, कि कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड भी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। यहां पर क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द, फाइंड नहीं करना, कुछ और पूछ रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट। पहले तो कह रहा है स्ट्रेट सेगमेंट का सेंटर को कंसीडर करने के लिए बोला है, स्ट्रेट सेगमेंट्स का सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसका आंसर है भैया स्ट्रेट सेगमेंट्स का तो 0 है। ये लाइन मतलब आपको सिखा रखा है, ये स्ट्रेट सेगमेंट पे बिल्कुल पॉइंट कहां आ रहा है, ऑन द लाइन आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेट सेगमेंट के पॉइंट बिल्कुल कहां पर आ रहा है, ऑन द लाइन आ रहा है। तो स्ट्रेट सेगमेंट की वहां कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो भी फील्ड है इस सेमी सर्कुलर लूप के कारण ही होगा। कितना होगा, अगर निकालना होगा तो अभी निकाल देंगे। ठीक है जी। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट, 0। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया 0। इस केस में भी स्ट्रेट सेगमेंट जो है बेटा बिल्कुल वो तो ऑन द लाइन आ रहा है, उनका तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0 आ गया। ओके, बी पार्ट कह रहा है इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन ऑफ टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कुलर डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिजेंबल। क्या कह रहा है, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ ए सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे इट डज इट रिजेंबल। बी पार्ट में इसने ये जो फिगर दे रखी है, ये ए पार्ट की है, बी पार्ट की है। कहता है इसका यहां मैग्नेटिक फील्ड और इसका यहां मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फिगर्स में सिमिलैरिटी क्या है और फर्क क्या है। सिमिलैरिटी ये है भैया कि ये भी सेमी सर्कुलर है, ये भी सेमी सर्कुलर है, दोनों के रेडियस अगर सेम है, करंट अगर सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों केसेस में क्या आने वाला है, मैग्नीट्यूड में तो सेम आने वाला है। रही बात डायरेक्शन की, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये जा रहा है करंट इधर को, तो ये जाएगा इनवर्ट, और ये जा रहा है इधर को, ये आएगा आउटवर्ड। राइट हैंड थंब रूल लगाना आना चाहिए, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स। ठीक है जी, ये इनवर्ड आएगा या आउटवर्ड। तो सिमिलैरिटी क्या हुई, दोनों सेमी सर्कुलर लूप का रेडियस अगर सेम है, करंट अगर सेम है,
तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आएगा? सेम। डायरेक्शन दोनों की क्या आएगी? डिफरेंट। मैग्नीट्यूड विल बी सेम, डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। ठीक है जी। सो इन व्हाट वे कंट्रीब्यूशन ऑफ बी टू द सेमी सर्कल डिफर्स हो गया। वुड योर आंसर बी डिफरेंट if the wire were bent into a semicircular arc of the same radius but in the opposite way as shown in figure this? Does your, ये मैंने क्या कर दिया, बी पार्ट को दोबारा देखते हैं। Would your answer be different if the wire were bent? सी पार्ट में पूछ रहा है अगर वायर को ऐसे बेंड कर दिया तो उससे डिफरेंट आएगा आंसर, मैग्नीट्यूड में नहीं आएगा, डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, वो हमने देख लिया बी पार्ट में। एक बार फिर से ए बी सी दोबारा देख रहा हूं। बी पार्ट में थोड़ी कंफ्यूजन थी कि पूछा क्या गया है, आंसर क्या देना है। तो ए पार्ट में तो उसने बोला कि स्ट्रेट वायर का क्या कंट्रीब्यूशन, हमने बोला कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है भैया, बस ऐसी दे रखी है। ठीक है, स्ट्रेट वायर की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, बी पार्ट एक बार दोबारा पढ़ता हूं यार, क्या कह रहा है वो, मुझे समझ में ना लगा। इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी यानी मैग्नेटिक फील्ड from the semicircle differs from that of a circular loop and in what way does it resemble? कहता है अगर सर्कुलर और सेमी सर्कल का कंपैरिजन करें तो फर्क क्या होगा और डिफरेंस क्या होगा? बेटा अगर सर्कुलर और सेमी सर्कुलर की बात करें तो मैग्नीट्यूड फर्क होगा, डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड पूरा डबल होगा इसके कंपैरिजन में। तो अगर क्वेश्चन ये है कि सर्कल और सेमी सर्कुलर के बारे में पूछा है, सिमिलैरिटी और डिफरेंस, तो आप बोलोगे इन केस ऑफ सर्कुलर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डबल। ठीक है, एंड इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर इट विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ सर्कुलर। और सिमिलैरिटी क्या है? डायरेक्शन विल रिमेन सेम। सी पार्ट हमने कवर अप कर ही दिया, तो इसको देख लेना, इसका आंसर भी दे ही रखा है, अपने आप इसको पढ़ लेना। खास क्वेश्चन नहीं था लेकिन फिर भी चलो जो भी है कर लेना चाहिए। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इससे पिछला क्वेश्चन कौन सा था? 6। इससे पिछला कौन सा था? स्किप तो नहीं किया ना हमने कोई? 5 भी कर लिया, ठीक है, 6 भी कर लिया, ये 6 ही था, 6 का सोल्यूशन था। ठीक है, अब 7th पे आ गए। देखो जी 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है कंसिडर टाइटली वाउंड 100 टर्न कॉइल। कंसिडर टाइटली वाउंड 100 टन कॉइल, रेडियस दे रखा, करंट दे रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सीधा है, सादा है। हम सिर्फ आपको क्या करने जा रहे हैं? वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। अगर बंदे को मौके पर फार्मूला याद आ जाए तो क्या दिक्कत है? पॉइंट है फार्मूला याद आना चाहिए। अब करो याद अपने मन में, कौन सा फार्मूला लगने वाला है कि टाइटली वाउंड टर्न 100 टन वाली कॉइल है, नंबर कितना? 100, रेडियस कितना? 10 सेंटीमीटर है, मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना। ओके, कैरिंग ए करंट, कितना करंट? 1 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल? सेंटर पे क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई सर्कुलर लूप के सेंटर पे हमारे पास फार्मूला होता है के आई बाय आर, के आई बाय आर इंटू 2 पाई। ठीक है, के की वैल्यू 10⁻⁻⁷, आई अगले ने दे ही रखा है 1 एम्पियर, आर अगले ने दे ही रखा है रेडियस 10⁻⁻1 मीटर, और 2 पाई तो तुम्हें पता ही होता है। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है वो भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती होती है, 100 है, तो आंसर आएगा 100 इंटू 10⁻⁷, नीचे 10⁻⁻1 इंटू 2 पाई। भाई सॉल्व कर लेना, वो तुम्हारा काम है। ठीक है, कभी कभी कई बच्चों ने इसका दूसरा फार्मूला याद किया होगा, एन तो आएगा ही, म्यू नॉट आई बाय, एक ही बात है भैया, म्यू नॉट आई बाय 2r भी लगा सकते हो, एक ही बात है। मैं ऐसे याद करवाता हूं, कई ऐसे याद करते हैं तो ये भी लगा सकते हो। मेरा फार्मूला क्या था? के आई बाय आर इंटू 2 पाई। मैं ऐसे याद करवाता हूं, के की जगह क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई बाय आर इंटू 2 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, वही बन गया म्यू नॉट आई बाय 2। ठीक है, म्यू नॉट आई बाय
2r बन गया, n से मल्टीप्लाई भी इसको कर सकते, ठीक है जी। तो इट इज n टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 2, एक ही बात है। ओके, मैं ये फार्मूला याद करवाता हूं, इसके कई फायदे होते हैं। अगर वायर को आधा कर दिया जाए, आधे का भी आधा कर दिया जाए, तो ये फार्मूला बेटर है, जो मर्जी लगाओ, ठीक है। आंसर आना चाहिए 4.7, एग्जाम्पल 4.7 क्या कर लिया जी हमने, कवर अप कर लिया। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल 4.8। ये एम्पियर सर्किट लॉ का बेटा क्वेश्चन है। डायग्राम में इसका यूज नहीं करूंगा, मैं अपने हिसाब से डायग्राम बना के समझा दूंगा। तो ये ACL का क्वेश्चन है। कभी कभी इसको एज ए डेरिवेशन कर दिया जाता है कि जी एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उसके अंदर उसके सरफेस पे उसके बाहर क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो डायग्राम में इसका यूज नहीं करेंगे, हम अपना डायग्राम क्या कर देंगे, यूज करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, अपने हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि फिगर 4.15 शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ओके, अ स्टेडी करंट आई, उसमें से फ्लो हो रहा है, रेडियस उसका ए है। करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन लेस देन ए और ग्रेटर देन ए, ठीक है। हमने बोला डायग्राम हम अपने हिसाब से बनाएंगे, तो हमने अपने हिसाब से बनाया डायग्राम। ये कोई वायर है, अब इतनी मोटी वायर नहीं होती, लेकिन थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू देना है, ठीक है। ये वो मोटी सी वायर है, मतलब मोटी नहीं है, बस हमने इसको शो कर दिया, सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है, जिसका रेडियस बेटा कितने, इट इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, रेडियस इज इक्वल टू ए। तो सिलेंड्रिकल वायर है, रेडियस बेटा इसका कितने, ए है, ओके। इसमें से कुल मिलाकर करंट कितना चल रहा है, आई, ओके, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन आर लेस देन ए, यानी अंदर कोई पॉइंट है वहां पे भी फील्ड फाइंड करना है, और ग्रेटर देन ए, अगर बाहर कोई पॉइंट है वहां पे भी फील्ड फाइंड करना। तो बेटा इसके लिए हम लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ पे सोलेनॉइड टॉरॉइड की डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, स्ट्रेट कंडक्टर की थी, ये एज ए न्यूमेरिकल दे रखा है, तो मान के चलो ये करनी है तुम, ठीक है ना, मान के चलो कि ये करनी है तुमने, ओके। अब इसको करना कैसे है, फर्स्ट केस बेटा मैं बाहर वाला पॉइंट ले रहा हूं, आर ग्रेटर देन ए, ठीक है ना। मेरा पॉइंट कहां पर है, ऐसी जगह पर जहां पर जो सेंटर से डिस्टेंस है वो इसके रेडियस से क्या है, ज्यादा है। तो मैं यहां पर हूं, एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना लिया गया, स्मॉल आर, विच इज ग्रेटर देन ए, मतलब पॉइंट आउटसाइड है। आर ग्रेटर देन ए मतलब आउटसाइड, समझना बात, आउटसाइड है। अब बेटा मुझे अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है तो मुझे चाहिए होगी एक लूप, जिसको मैं एम्पीरियन लूप बोलूंगा, जो सारे के सारे चार्ज को क्या कर ले, एनक्लोज कर ले, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप बोलेंगे, जो सारे के सारे चार्ज को बेटा क्या करके रख ले, एनक्लोज करके रख, सारे चार्ज नहीं सॉरी करंट को एनक्लोज कर ले। तो ये एम्पीरियन लूप है, सारे की सारी वायर इसके अंदर से है, तो नेट करंट इस एम्पीरियन लूप के थ्रू कितना आ रहा है, आई ही आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, ओके। तो फर्स्ट केस में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो मैंने बोला अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या कहता है बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डीएल किसके इक्वल, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट, ठीक है जी। अब इसको खोल देते हैं, बी डीएल कॉस जीरो ही रहेगा, क्योंकि डीएल भी इधर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को जा रहा है, कॉस जीरो रहेगा, म्यू नॉट, आई नेट की जगह आई ही आ जाएगा, सारा करंट नेट करंट आई दे रखा है, कैपिटल आई दे रखा है, मैंने भी कैपिटल ले लिया, ठीक है। इसको खोला, बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आ गई, क्लोज सर, कॉस जीरो 1 हो गया, ये हो गया म्यू नॉट इंटू आई, बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 2 पाई आर, छोटा आर लगेगा भैया, क्योंकि ये पूरे पाथ का सरकमफ्रेंस चाहिए होगा, डीएल इसी की ली थी ना छोटी सी, तो डीएल 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 करके पूरे पाथ का क्या आएगा, सरकमफ्रेंस आएगा। सो 2 पाई आर आ गया, म्यू नॉट इंटू आई आ गया,
तो बी कितना आ गया बेटा, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के नीचे 2 पाई आर। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, तो 2 से डिवाइड के नीचे 4 पाई आर हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई को आप के लिख देते होते हो, के आई बाई आर। ओके, ये आउटसाइड पॉइंट है। अगर ये सिलेंड्रिकल वायर मोटी ना भी होती, सिंगल वायर ही होती, तो भी उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, यही आती है, के आई बाय 2 के आई बाय आर ही आती है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए यही रहेगी भाई, 2 के आई डिवाइडेड बाय आर। तो किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए वैल्यू यही रहने वाली है, 2 के आई डिवाइडेड बाय आर। पंगा कहां पड़ेगा, इनसाइड पॉइंट पे पड़ेगा। तो बाहर तो यही है बेटा, 2 के आई बाय आर। इस रिजल्ट को अभी यूज भी करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी इसको यही रहने देते हैं। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए रिजल्ट कितना आ गया, 2 के आई बाय आर, ऊपर लिख देते हैं। चलो ठीक है। अगर बेटा पॉइंट बिल्कुल ऊपर आ जाए, ऑन द सरफेस, ये भी लिख लो, सरफेस पे ही हो जाएगा 2 के आई बाय कैपिटल आर आ जाए, इट विल बी 2 के आई बाय कैपिटल, सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल आ गया। ठीक है, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली कहानी है कि हमने फील्ड फाइंड करना है इनसाइड पॉइंट पर। अब इनसाइड पॉइंट पे ध्यान देना, ठीक है। फील्ड कहां फाइंड करना है हमने, इनसाइड पॉइंट पे फाइंड करना है, ध्यान देना। ये वाला सब कुछ क्या कर देते हैं हम, मिटा देते हैं। ठीक है, अब मेरा पॉइंट बाहर नहीं है, पॉइंट कहां चले गया, अंदर। ठीक है, मतलब जो स्मॉल आर लूंगा मैं, इट इज लेस देन ए, स्मॉल आर इज लेस देन ए, मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इनसाइड। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर पॉइंट बेटा अंदर है तो मेरी एम्पीरियल लूप ऐसी बनेगी। ठीक है, अब जो बेटा करंट था ना आई, वो तो पूरी की पूरी वायर में फ्लो हो रहा था, चार्ज पार्टिकल पूरी वायर में जा रहे हैं, वो सारा का सारा करंट आई था। लेकिन जो मेरी एम्पीरियल लूप है उसमें से सारे के सारे चार्ज पार्टिकल थोड़ी आ पा रहे हैं, ये तो बाहर रह गए, जो करंट को कैरी करके लेके जा रहे हैं, ये सारे मिलेंगे तो आई बनेगा ना। यानी इसके अंदर का जो नेट करंट आ रहा है, एम्पीरियल लूप के अंदर का नेट करंट आ रहा है, वो आई नहीं होगा, आई से कम होगा। पहले इतना समझो, आई से क्या होगा, वो कम होगा। कितना कम होगा वो हमने कैलकुलेट करना है, तो पहले वही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगाना है बेटा आपके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ तो लगा दूंगा, चलो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। अब पिछली बार तो पॉइंट बाहर था, सारी की सारी वायर लूप में चलेगी तो नेट करंट आई के इक्वल आ गया था, लेकिन इस बार पॉइंट अंदर है, नेट करंट जो है आई नेट वो आई नहीं है, आई से क्या आने वाला है, कम आने वाला। कितना है वो निकालना पड़ेगा। अब उसको निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं बेटा करंट डेंसिटी, यानी करंट पर यूनिट एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले निकाली करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया। तो टोटल करंट कितना था, आई, और टोटल कितने एरिया में से जा रहा था, पाई ए स्क्वायर। ठीक है, टोटल कितने एरिया में से जा रहा था, पाई ए स्क्वायर में से जा रहा था। यहां पे ना हमें कैपिटल आर की जगह क्या लगाना है, ए लगाना है, क्योंकि रेडियस ए था, वहां पे आर की जगह रेडियस पुट किया था ना, तो कैपिटल आर ने रेडियस को ए मान रखा है इस क्वेश्चन। ओके, दोबारा आओ, टोटल करंट कितना, आई, और कितने एरिया में से जा रहा था, पाई ए स्क्वायर। तो टोटल करंट किसके इक्वल आ गया, आई डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर। इट इज आई डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर, समझो। ओके, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। अब बेटा मुझे अगर इस पार्ट का करंट चाहिए, सोचो करंट डेंसिटी है क्या, करंट अपॉन एरिया। तो अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना हो, करंट, तो करंट डेंसिटी इंटू एरिया पुट करूंगा। करंट डेंसिटी तो हर जगह कांस्टेंट होती है, जितना एरिया पुट करूंगा उतने एरिया का करंट आ जाएगा, सारा करूंगा तो सारे का आ जाएगा, आधा करूंगा तो आधे का आ जाएगा।
तो बेटा मुझे इतने पार्ट का करंट चाहिए जो कि मेरा आई नेट है। तो आई नेट यानी इस लूप के अंदर का करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, क्योंकि करंट निकालने के लिए मैंने क्या बोला, करंट डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एरिया से। तो आई नेट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू एरिया। एरिया कितना, जितने में से बात हो रही है इस पोर्शन का एरिया। इसका रेडियस कितना मान रखा है तुमने, छोटा आर, जो कि ए से कम है, अंदर है ना पॉइंट। तो छोटा आर ए से क्या चल रहा है, कम चल रहा है। तो आई नेट इज इक्वल टू जे इंटू पाई आर स्क्वायर। समझो यही है पॉइंट समझने वाला, बाकी कुछ नहीं है। आई नेट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी टोटल करंट डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर। यहां पे करंट डेंसिटी की जगह पुट कर दिया आई बाय पाई ए स्क्वायर, यहां आ गया पाई आर स्क्वायर, पाई ने पाई को काटा। तो आई नेट किसके इक्वल हो गया, आई नेट कम्स आउट टू बी इक्वल टू टोटल करंट इंटू आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए रेडियस है और आर जहां पे तुमने फाइंड करना है। नोट बोर्ड कर लो, फालतू चीजें मैं यहां से मिटाने जा रहा हूं, ठीक है जी। नोट कर लो भैया, फालतू चीजें यहां से मिटा रहे हैं। ये करंट डेंसिटी की जरूरत नहीं रही अब, क्योंकि नेट करंट आ चुका है, इसकी भी अभी जरूरत नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं। तो मैं क्या लगा रहा था बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहा था, ठीक है। क्या लगा रहे थे हम, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे थे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डीएल, आई नेट का पंगा था, आई नेट निकाल लिया। अब इसको खोलूंगा, फिर वही बात, एंगल तो बेटा ये जीरो ही चल रहा है, कॉस जीरो रहेगा, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट टोटल करंट इंटू आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, ये बन गया, बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन और डीएल इक्वल टू कॉस जीरो वन हो गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। डीएल की इंटीग्रेशन 2 पाई छोटा आर, जितने पोर्शन की बात हो रही है वही वाला आर लगेगा ना, तो जितने पोर्शन की बात हो रही है वही वाला आर लगेगा। तो बी इंटू 2 पाई आर, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। बी निकालना है, ध्यान देना, बी किसके इक्वल हो गया, एक आर कट रहा है, म्यू नॉट आई आर के नीचे ए स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट आई के नीचे ए स्क्वायर, और ये नहीं जाएगा यहां से, म्यू नॉट आई आर के नीचे ए स्क्वायर, यहां से कितना जाएगा, 2 पाई चले जाएगा। बी इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई, ठीक है, ये 4 पाई कर दिया मैंने, आर बाय ए स्क्वायर, इसको के लिख देंगे। बी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, आर है आर बाय ए स्क्वायर। तो बेटा इनसाइड पॉइंट्स के लिए ये है रिजल्ट, आउटसाइड पॉइंट के लिए ये है रिजल्ट, और सरफेस पे ये है, ठीक है। नोट करो कैसे आया, वो भी नोट करो। ये वाला क्वेश्चन डेरिवेशन नहीं है, लेकिन ये बेटा एज ए न्यूमेरिकल दे रखा है, डेरिवेशन टाइप का ही है, वो आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्ट सिलेंड्रिकल कंडक्टर नहीं लिखा हुआ, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ तो लिख रखा है ना, ऊपर से इसका क्वेश्चन भी है। सोलेनोइड टॉरॉइड जो है वो चलो श्योर है नहीं आने, उसकी डेरिवेशन नहीं आनी, म्यू नॉट एन आई मुन्नी वाला फार्मूला याद रख लेना बस, ठीक है। लेकिन ये जो है ये करना है भैया, कर लेना। स्ट्रेट कंडक्टर वाला तो साफ साफ लिखा हुआ है, स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड सिलेबस में है, तो ये भी भैया सिलेबस में ही है, समझ लो। और ऊपर से ऐसे न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूमेरिकल तो वैसे ही डाल देगा, बोलेगा बुक में से डाल दिया हमने, क्या करें। तो इस पॉइंट्स को बेटा डिस्कस कर लो कि अगर तुम्हारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर कुछ और बाहर कुछ और, बड़ा ही चालू है ये मैग्नेटिक फील्ड, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ठीक है जी। ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, यानी एक मोटी वायर है। अगर आप पॉइंट अंदर ले रहे हो, यहां पर, यहां से लेके सरफेस तक, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है, इनसाइड वाला 2 के आई बाय ए स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। फिर से अंदर कुछ और बाहर कुछ और। आउटसाइड पॉइंट के लिए कितना है, वो रहा ऊपर फार्मूला आउटसाइड वाला, 2 के आई बाय आर, 2 के आई बाय आर है। खास बात सुनो, जब तक इनसाइड पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है,
मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जैसे बाहर गया पॉइंट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ठीक है, तो जमाने में आजकल ऐसे ही लोग हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है कि भाई अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अंदर के लिए ये फार्मूला लगेगा बिल्कुल सेंटर पे, सेंटर तो इनसाइड पॉइंट है, ये वाला फार्मूला लगाना है, आर जीरो पुट कर दो सेंटर पे, बी जीरो हो गया बिल्कुल सेंटर पर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितने हैं? जीरो है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आर है, बिल्कुल सेंटर पे तो जीरो है। अब सेंटर से जब तुम सरफेस की ओर बढ़ते हो तो जब तक अंदर हो ये फार्मूला लगता है, ये फार्मूला कह रहा है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा बी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा बी बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही आउटसाइड पॉइंट पे पहुंचे, जैसे ही सरफेस पे पहुंचे, सरफेस तक जितना बढ़ना था बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया, इसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी विद आउटसाइड पॉइंट हो गया ना, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लगेगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की ग्राफ ऐसा आ जाए तो बात को समझो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ लो, न्यूमेरिकल समझ लो, क्वेश्चन समझ लो, एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन समझ लो, जो मर्जी समझ लो, कर जरूर लेना। ठीक है जी, तो बढ़िया क्वेश्चन था 4.8 बेटा। ओके, सोल्यूशन भी इसका दे रखा है, इसने अपने हिसाब से कर रखा है। ठीक है, वही बता रहा है कि इनसाइड पॉइंट के लिए, सॉरी आउटसाइड पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है और इनसाइड पॉइंट के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया और ग्राफ ये बन गया। देखो हमने भी ये बनाया था। ठीक है जी, तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4.9। ले भैया सोल्यूशन भी दे रखा है इसका। ठीक है, इसका सोल्यूशन पहले हम क्या कर देते हैं, मिटा ही देते। ठीक है, सोल्यूशन इसी पेज पे आ गया। एग्जाम्पल 4.9, 4.8 को अपना हो गया बेटा, इट वाज 4.8। ओके, 4.9 पे पहुंच गए। 4.9 क्या कह रहा है, चेक करना जरा। अ सोलोनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, सोलोनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है। सोलोनॉइड की डेरिवेशन डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, समझ लो, लेकिन फार्मूला तो है ना। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट पता ही है, एन के बारे में ख्याल रखना, इट इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सोलोनॉइड जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, 0.5 मीटर, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स। टोटल टर्न्स कितनी बेटा 500, लेंथ कितनी है 0.5 मीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, 500 डिवाइडेड बाय 0.5, ये हो गया 1000। ठीक है, छोटा एन चाहिए ना फार्मूले में, तो ये 1000 ही आ गया। करंट दे ही रखा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ नहीं करना बेटा, ये फार्मूला लगा तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 पुट कर लेना, एन की वैल्यू 1000 पुट कर देना, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर पुट कर देना, वैल्यू निकल आएगी जो भी वो आंसर हो जाए। कभी कभी होता है ऐसा, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है लेकिन सीधा नहीं है। अगर आपने ये वाली चीज ना निकाली सही तो आपका आंसर तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा ना ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन छोटू सा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है बेटा, तो इसलिए इसको भी कर लेना था, सिंपल क्वेश्चन था। 4.9 भी डन हो गया। अब आते हैं 4.10 यानी 4.10। कहता था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए सर्टेन प्लेस इज 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। किसी जगह पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, हॉरिजॉन्टली यूज होता है, 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम द ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। ओके, अर्थ का फील्ड दे रखा है बेटा, और किधर से किधर दे रखा है,
साउथ टू नॉर्थ दे रखा है। ओके, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। एक कोई कंडक्टर है जिसमें से कितना करंट चल रहा है बेटा? 1 एम्पियर। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल टेबल एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इज? पहला केस, करंट की डायरेक्शन किस तरफ दे रखी है? ईस्ट टू वेस्ट। दूसरा केस, करंट की डायरेक्शन किधर रखी है? साउथ टू। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? साउथ टू नॉर्थ। फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए। सिंपल सी कहानी, अगर किसी करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर भैया फोर्स लगता है। ठीक है, कितना लगता है? BIL साइन थीटा लगता है। ठीक है जी, BIL साइन थीटा लगता है। बी क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, करंट भी क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, एल नहीं दे रखी, लेकिन एन की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने क्वेश्चन में फोर्स मांगा ही नहीं है। उसने बोला व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। एल में कंफ्यूज मत हो जाना, ढूंढते मत रहना, एल तो दिया ही नहीं, एल तो दिया ही नहीं, भाई एल की जरूरत नहीं है। उसने मांगा ही फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो इस एन इधर भेज दो एल को। ये एफ बाय एल हो गया, ये बन गया BI। उसने मांगा ही फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो यही मांगा है इसने, लेंथ की जरूरत ना इस क्वेश्चन में, ये फार्मूला लगेगा। राइट, अब पहले करते हैं सेकंड पार्ट। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर से किधर जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ। सेकंड पार्ट में कह रहा है करंट भी किधर जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड भी साउथ टू नॉर्थ, करंट भी साउथ टू नॉर्थ, तो थीटा तो हो गया 0। तो सेकंड मैंने पहले इसलिए करवा दिया क्योंकि थीटा तो हो रहा है 0, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना, सॉरी फोर्स भी कितना लग जाएगा? 0, क्योंकि फार्मूला है BI साइन थीटा। थीटा 0 तो साइन 0 0, साइन 0 0 तो सब कुछ 0। तो फर्स्ट केस, सॉरी सेकंड केस में तो फोर्स लग गया 0, बात ही खत्म हो गई। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में। देखो सेकंड पार्ट जल्दी हो रहा था तो पहले करा दिया सब, बाकी छोड़ो, पहला वाला तो करो, जो हो रहा है वो तो कर लो, क्या पता पहला हो ही ना हमसे। तो सेकंड पार्ट तो डन हो गया। फर्स्ट पार्ट में इसने बोला करंट किधर है? ईस्ट टू वेस्ट है। अब करंट है ईस्ट टू वेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ। देखो भैया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ हो गया मैग्नेटिक फील्ड। जो वायर है उसमें जो करंट जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो एंगल बन गया 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री बन गया तो साइन 91 हो गया। साइन 91 हो गया तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गया? BI बाई, बी की वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू पुट करो, बात खत्म। ठीक है जी, बी की वैल्यू पुट की, आई की भी क्या पुट कर दी? वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आना चाहिए था? B इंटू आई। बी कितना था? 3 इंटू 10⁻⁵। आई कितना था? ले आई तो 1 एम्पियर ही था, यही आंसर आ गया। 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। यूनिट बताना जरूरी है। इट विल बी 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। अब बेटा डायरेक्शन की भी बात बनती है। अब फोर्स तो बना दिया, लेकिन फोर्स की क्या होती है? कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो लग रही होगी ना। तो डायरेक्शन के लिए क्या लगाया जा सकता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया जा सकता है। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो बेटा ये जो है वर्टिकली अपवर्ड्स है, ये जमीन पे बने हुए हैं मान लो। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये वर्टिकली अपवर्ड्स है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर से समझो, ये नॉर्थ, ये वाला पॉइंट नॉर्थ, ये वाला साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये वर्टिकली अपवर्ड। अगर ऐसे कर दिया तो नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, ये वर्टिकली अपवर्ड है बाहर की ओर, जो तुम्हारी तरफ आ रहा है वर्टिकली अपवर्ड। तो अब हम निकाल लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से
इसकी डायरेक्शन की फोर्स लगेगा किस पे, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से भी आ सकता है, क्योंकि जो फोर्स होता है वो होता है बी आई, एक मिनट, आई इंटू एल क्रॉस बी होता है। एल किस तरफ, जिस तरफ करंट जा रहा हो, तो एल इस तरफ ले लिया, बी इस तरफ ले लिया, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल से बी की ओर घुमाना है, एल से बी, एल से बी की ओर घुमाया तो थंब अंदर चले गया। थंब अंदर जाने का मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बाहर वाला वर्टिकली अपवर्ड्स था, अंदर वाला क्या आ जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ जाएगा। तो आंसर आना चाहिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट है। फर्स्ट पार्ट में फोर्स लगेगा 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सेकंड पार्ट में फोर्स लगना ही नहीं है। आप समझते रहो, वीडियो को दोबारा चला के देख लो। डायरेक्शन निकालने के बहुत तरीके हैं। यहां पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दे रखा था, तो राइट हैंड थंब रूल से या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दोनों से ही हो सकता था। मैंने राइट हैंड थंब रूल से निकाल दिया, फ्लेमिंग से भी निकाल सकते थे। फ्लेमिंग से क्या रूल लगाते होते हैं, एफ बी आई वाला लगाते होते हैं। तो बी किस तरफ था, ऊपर, ठीक है, बी उस तरफ, आई इस तरफ है, देखो ये घुमा दी, ठीक है, बी ऊपर, एफ बी आई, और करंट इस तरफ, तो थंब अंदर चले गया ना, अंदर का मतलब वर्टिकली इनवर्ड्स। राइट हैंड थंब रूल से भी एल क्रॉस बी किया तो भी क्या आ रहा था, वर्टिकली इन। बहुत तरीके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से, थंब रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, सबसे आ सकता है ये। तो वर्टिकली इनवर्ड आ रहा है आंसर, एक बार होगा यहां पर, शायद चेक कर सकते हैं। फर्स्ट केस का आंसर तो आ गया 3 इंटू 10⁻⁵, और यहां पे इसकी डायरेक्शन दे रखी है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डाउनवर्ड्स, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही बोला था मैंने, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और सेकंड पार्ट में तो फोर्स लगेगा ही नहीं, कितना लग रहा है, 0। सेकंड पार्ट में कोई फोर्स लग नहीं, ठीक है जी। तो भाई करते करते बहुत टाइम लग रहा है, कितने क्वेश्चन रह रहे हैं, पहले मैं सॉल्व वाले कराऊंगा। सॉल्व वाले अपने पास आई थिंक 12 तक है, तो 13 तक है यार, ओके। ये व्हाइट वाले बैक एक्सरसाइज के होते हैं, ये जो पीले वाले होते हैं ये हमारे एक्सरसाइज के होते हो, सॉल्व वाले होते हैं। तो हमने अभी कौन सा क्वेश्चन किया बेटा, 10th कवर कर लिया है, 13 3 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, ये वाली वीडियो बंद कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगी, उसमें फिर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे बेटा, राइट है। तो अभी पहुंचे एग्जाम्पल 4.11 पर। देखो जी क्या कहता है, बड़ा लंबा सा लिखा हुआ है, देखते हैं सोल्यूशन कैसा होगा इसका। ए बी सी डी पार्ट दिखाई दे रहे हैं, पढ़ो भैया। 100 ton closely wound circular coil of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 ampere। पहला पार्ट, ठीक है, दे क्या कह रखा है, 100 ton closely wound coil, एन कितना 100, रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻1 मीटर, कैरीज ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, ओके। What is the field at the center of the coil? What is the field at the center of the coil? क्या फार्मूला लगाओ, n टाइम्स के आई बाई आर इंटू 2 पाई। हम नहीं करेंगे, आप अपने आप करोगे, फर्स्ट पार्ट डन। n की जगह क्या पुट करना है 100, k की जगह क्या पुट करना है 10⁻⁷, r दे रखा है 10⁻⁻1, 2 पाई पता ही होता है, वैल्यू पुट करो और आंसर किस में आएगा, टेस्ला में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन करके जरूर देखना, लॉजिक इसमें भी है नहीं। देखते हैं किसी क्वेश्चन में लगता हो कोई अलग सा क्वेश्चन होगा, उसको देख लेते हैं। ए पार्ट तो डन, ठीक है। बी पार्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल, मैग्नेटिक मूवमेंट याद करो, कोई भी कॉइल होगी अगर उसमें करंट चल रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी तो वो मैग्नेट बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगी। और किसी भी करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फार्मूला होता है एन आई ए, एन यानी नंबर ऑफ टर्न जो कि कितनी दे रखी है 100, आई यानी कि करंट जो कि कितना दे रखा है 3.2 एम्पियर। बच गया एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल पाई आर स्क्वायर, आर भी दे रखा है, पाई पता ही होता है, यहां पुट कर देना आंसर। एन दे रखा है, आई दे रखा है, एरिया की जरूरत पड़नी थी वो साइड में निकाल लेना,
ठीक है ना, एरिया की जरूरत पड़नी थी, उसको साइड पर निकाल लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मान लो हो गया, ठीक है बेटा, सॉल्व थोड़ी कराऊंगा यार, कैसी बातें करते, वैल्यू पुट कर करके सॉल्व नहीं कराऊंगा, फार्मूला बता दिया, वैल्यू पुट करके कर लेना, अगर सॉल्व कराने लग गए फिर तो हो गया काम अपना। सी पार्ट, कॉइल इज प्लेस इन, व्हाट इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल, अच्छा उसके बाद भी कुछ पूछा गया, कॉइल इज प्लेस इन ए वर्टिकल प्लेन एट फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस which coincide with its diameter, क्या था, कॉइल इज प्लेस इन अ वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल प्लेन, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन होता है, ऐसे रखी होती तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसे रख दी तो कैसे प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में, फ्री टू रोटेट अबाउट इट एक्सिस, अपने एक्सिस के अलोंग क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है, ठीक है ना, फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विच coincides with its diameter, चलो सही है, coil is placed in a vertical plane free to rotate about horizontal axis which coincides with diameter, a uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field, यहां पे कह रहा है कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला एग्जिस्ट करता है कि शुरू में ये इसके अलोंग ही था, ठीक है, शुरू में मैग्नेटिक फील्ड और इसका एक्सिस सेम है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ इस कॉइल का एक्सिस है, तो एरिया वेक्टर भी उधर ही चलेगा, थीटा कितना था, 0 था, लेकिन बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये एरिया है ना, इसका नॉर्मल इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा इक्वल्स पे टॉर्क लग जाएगी, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. The coil rotates through an angle of 90 degree. Coil free to rotate थी, 90 डिग्री से क्या कर गई, रोटेट कर गई, तो इनिशियल 0 था, फाइनल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है, coil रोटेट थ्रू 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सी पार्ट यहां से शुरू होता है, मतलब ये कहानी थी इसकी, सी पार्ट पूछना अभी शुरू किया, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क्स, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क्स ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। भैया अब टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, BINA साइन थीटा, अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल फील्ड में रख दोगे तो उससे टॉर्क लगती है, देखो फार्मूले तो सारे याद होनी चाहिए ना, कहानी ये है कि जब न्यूमेरिकल आएगा तो मौके पर फार्मूला याद आएगा तभी क्वेश्चन होगा, ठीक है, इससे पहले भी हमने कितने क्वेश्चन किए, सब में हमें पहले क्या चाहिए था, फार्मूला चाहिए, तो मौके पे बेटा फार्मूला याद आएगा तभी क्वेश्चन होगा। तो हमारे पास टॉर्क किसके इक्वल आ गई, BINA साइन थीटा के, इनिशियली एंगल 0 था तो पहले टॉर्क लगी ही नहीं, फाइनली एंगल 90 हो गया तो टॉर्क लगी BINA, बी की जगह 2 टेस्ला लगा देना, और NIA बेटा इससे पिछले पार्ट में कैलकुलेट कर रखा तुमने, ठीक है, तो जो भी बी पार्ट में आया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारी क्या हो जाएगी, फाइनल वाली टॉर्क हो जाएगी, ठीक है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, ए पार्ट तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला था, बी पार्ट NIA निकालने वाला था, 10 आ गया आंसर, ठीक है। डायरेक्शन इज वंस अगेन गिवन बाय राइट हैंड, अच्छा ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकाली थी ना बेटा बी पार्ट में तुमने NIA, ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकल जाती है, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट आउटवर्ड आ जाएगी, और अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट इनवर्ड आ जाएगा, राइट हैंड थंब रूल से, ये उस वक्त मैंने बताया नहीं, आंसर देख के पता लग गया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी होती है। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे, सी पार्ट में पहली स्थिति में तो टॉर्क कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई, ठीक है ना, फर्स्ट सिचुएशन में तो टॉर्क कितनी आ गई, 0 आ गई, और सेकेंड सिचुएशन में टॉर्क कितनी आ गई, वही मैंने बताया था, NIA जो आया हुआ था 10 उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सही जा रहे हैं, ठीक है जी।
इट इज क्वाइट ओके। डी पार्ट अभी करना है, तो ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया, सी भी हो गया। अब आते हैं डी पार्ट पे, ध्यान से सुनना, डी पार्ट में है कुछ करने वाला। कहता है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, हमें एंगुलर स्पीड निकालनी है। अब लॉजिक बताता हूं इस क्वेश्चन में कैसे निकलेगा। ये वाला पार्ट पहले मिटा देते हैं सारा। कहां जाता है, ओके। इन चीजों को हमने पहले क्या कर दिया जी, रब कर दिया। अब आते हैं बेटा डी पार्ट पे। अब स्टोरी ये है बेटा कि जब ये कॉइल घूम रही थी ना, टॉर्क की वैल्यू चेंज होती जा रही है। टॉर्क होती है BINA, पहले थीटा था 0, तो इनिशियली टॉर्क 0 थी, फिर थीटा मान लो 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया तो टॉर्क लगने लग गई। फिर जब थीटा 2 डिग्री हो गया तो टॉर्क और बढ़ गई, 3 डिग्री पे टॉर्क और बढ़, मतलब टॉर्क 0 से 90 के बीच में एकदम नहीं बढ़ गई कि 0 पे इतनी थी और 90 पे उतनी हो गई। हम फाइनल रिजल्ट नहीं ले सकते, थ्रू आउट टॉर्क लगी है, यानी 0 से 90 तक होने में हर पोजीशन पे टॉर्क की वैल्यू डिफरेंट थी। अब अगर हर पोजीशन पे टॉर्क की वैल्यू डिफरेंट थी, तो जैसे बेटा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ऐसे टॉर्क इक्वल टू आई इंटू एल्फा होता है। एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गई। तो अगर हर पोजीशन पे टॉर्क की वैल्यू सेम नहीं थी, तो हर पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी सेम नहीं थी। अब क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम नहीं थी, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो यहां पे बेटा जब हमें वेलोसिटी निकालनी है ना, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रेट वगैरह करके होगा ये डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टॉर्क कांस्टेंट नहीं है। 0 से 90 के बीच में हर पोजीशन पे टॉर्क की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है बेटा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करने समझो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट ये भी दे रखा है, कई बार ना क्वेश्चन देख के हिंट मिल जाता है कि उसने ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, तो जाहिर सी बात है उसका कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, यूज हो रहा। कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए भी दिया होता है, लेकिन अब यहां पे यूज हो रहा है। खैर ओके, तो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। ध्यान से सुनना, हमें पता है टॉर्क का अभी अभी हमने फार्मूला सीखा, क्या लगाना, BINA साइन ऑफ थीटा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टॉर्क का ये फार्मूला लगा BINA साइन थीटा। लेकिन टॉर्क किसके इक्वल होती है बेटा, इट इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा भी होती है। तो यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू BINA साइन थीटा, लेकिन टॉर्क किसके इक्वल होती है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू आई एल्फा इक्वल टू BINA साइन ऑफ थीटा। ओके, आई को आई रहने देते हैं, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, एल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज डी ओमेगा बाय dt। एंगुलर एक्सेलरेशन किसके, जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन dv बाय dt होती है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाय dt होती है। इट इज थोड़ी सी 11वीं लग रही है इसमें, डी ओमेगा बाय dt इज इक्वल टू BINA साइन थीटा। ओके, तो इसको अगले स्टेप में क्या लिख देंगे हम, इसको हमने डी ओमेगा बाय dt रखा है बेटा, इक्वल टू BINA साइन थीटा। नीचे क्या आ गया, ये आई आ गया। तो बेटा यहां पे जो स्मॉल आई है, स्मॉल आई करंट है, कैपिटल आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मैं हमेशा करंट को स्मॉल आई ही लिखता हूं, ठीक है। तो स्मॉल आई करंट हो गया, कैपिटल आई यहां पे क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मुझे ओमेगा की वैल्यू बेटा चाहिए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें, ये डी ओमेगा बाय dt है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट करते हैं, ओमेगा को अल्फा आ जाती है, एक्सेलरेशन की जगह आ गया ना, आई नीचे चले गया। इसको अब मैं डी थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डी थीटा से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। कुछ फायदा होगा, देखते हैं क्या फायदा होगा। BINA साइन थीटा, नीचे क्या आ गया बेटा, आई, वैल्यू बाद में भराते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो डी थीटा बाय dt है, ये तो फिर ओमेगा बन गया, ठीक है। चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम, तो ये फिर से बन गया ओमेगा, तो इसकी जगह लिखा ओमेगा,
ये बच गया डी ओमेगा। अब इससे ओमेगा के विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा इंटीग्रेशन हो जाएगी, और ये जो थीटा है यहां पे साइन थीटा की इंटीग्रेशन कराने के काबिल हो गया। बी आई एन ए, नीचे आई, साथ में साइन थीटा, और साथ में डी थीटा। डी थीटा ऊपर चले गया। अब बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो इसको उठाकर। तो बेटा इसको बोथ साइड हमने क्या किया, इंटीग्रेट। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी डब्ल्यू, इनिशियल से फाइनल, तो 0 से ओमेगा तक लगा देते हैं, इक्वल टू बी कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है। ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। कहां से कहां तक जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, 0 से 90 तक लेकर गए थे हम इसको, क्वेश्चन में 0 से 90 तक चल रहा है। ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ठीक है, लिमिट 0 से ओमेगा यही रह जाएगा। ये बन जाएगा बी आई एन ए बाय आई, साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई बाय 2 या 0 से 90, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू बी आई एन ए, नीचे आई है, साथ में माइनस बाहर आ रहा है अभी। यहां पे बनेगी बेटा कॉस 90 माइनस कॉस 0, 1 आ गया, ये -1 माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2 बी आई एन ए के नीचे बड़ा आई, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √2 बी छोटा आई एन ए के नीचे बड़ा आई। ओके, वैल्यू पुट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, करंट दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है भैया, एरिया दे रखा है, बाकी इसको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ही ना है। बी पार्ट में आप NIA कैलकुलेट कर चुके, ठीक है ना, NIA कैलकुलेट कर चुके हो। सी पार्ट में आप B इंटू NIA भी कैलकुलेट कर चुके हो, बस 2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड कर दो, यहां से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगेन अ गुड क्वेश्चन। अब ये आ गया तो तोते उड़ जाएंगे वहां पर, ए पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट पहले ना किया हो तो उड़ गए तोते। तो भैया इसलिए तभी कह रहे हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लो ताकि तोते ना उड़े, करने पड़ेंगे सारे के सारे को। बीच बीच में से आ जाते हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े से क्वेश्चन, तो वो करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन सही निकला। बाकी इसका आंसर एक बार दिखा देते हैं, कुछ ऐसे ही आ रहा है 2m इंटू बी, ये m की जगह बेटा NIA बन गया, वही आ रहा है अपना 2 इंटू NIA B बाय I रूट के अंदर। सही है बिल्कुल, ठीक है ना। वो छोटा m मैग्नेटिक मूवमेंट है जिसको उसने NIA से पहले सॉल्व कर रखा है, तो ये बन गया 2mb, उसने अपने हिसाब से किया, हम अपने हिसाब से करेंगे भैया। तो सही गए हम बिल्कुल, जो हमने किया था बेटा दैट वाज क्वाइट करेक्ट। 2BINA डिवाइडेड बाय I करके इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। करते करते 11 तक पहुंचे हैं भाई, बहुत टाइम लग गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, 1.25 घंटे ही हो गया। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पर। 12 और 13 यहां पे करके क्लोज करेंगे, उसके बाद बैक एक्सेस के क्वेश्चन बाद में नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। तो एग्जांपल 4.12, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। पिछले क्वेश्चन में हमने उसको वर्टिकल प्लेन में रखा था, वर्टिकल प्लेन। यहां कौन से प्लेन में रखना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ये लूप बेटा ऐसे पड़ी होगी, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है। तो लूप इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कैन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेट अप इन सच ए मैनर दैट द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ, कि क्या इसमें कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सेट किया जा सकता है कि लूप अपने आप ही टर्न कर जाए। टर्न मतलब ऐसे पड़ी हुई ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे हो जाए। तो भाई इस शेप में ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं बननी जिससे कि लूप अपने आप ही टर्न हो जाए, ठीक है जी, बनेगी ही नहीं। करके देख लोगे, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड इधर को सेट कर दिया तो वैसे ही इस पे टॉर्क क्या लगने वाली है, 0 लगने वाली, ठीक है जी। अगर मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया तो टॉर्क लगेगी लेकिन इसको अपने आप टर्न नहीं करवा पाएगी। तो इस पार्ट का आंसर है भैया नो, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं बनेगी। बाकी देख लेगी इसका आंसर, आंसर क्या दे रखा है कि नो बिकॉज दैट वुड रिक्वायर टॉर्क टू बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। अगर मुझे इसको बेटा टर्न कराना है तो टॉर्क इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब इस डायरेक्शन में तो इसका खुद का एक्सिस है, ठीक है, समझ में बात को। अगर
इसको वर्टिकल डायरेक्शन में टर्न कराना है तो टॉर्क इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, लेकिन इस डायरेक्शन में तो इसका क्या चल रहा है, एक्सिस चल रहा है, यानी एरिया वेक्टर खुद इस डायरेक्शन में। अब टॉर्क इज इक्वल टू BI साइन थीटा होती है ना, टॉर्क हमेशा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर जाएगी, यानी अगर एरिया वेक्टर खुद ही वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वर्टिकल डायरेक्शन में टॉर्क बननी नहीं है, इसलिए कभी भी अपने आप टर्न नहीं हो पाएगी। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आ गया। आंसर तो मैंने 9 दिया था, लेकिन इसकी बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, तो बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ आ गई। ठीक है जी, अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो बेटा क्या आ गया, नो, नो, बिल्कुल नो। अब आते हैं किस पे भैया, अगले पर। ठीक है जी, बी पार्ट। भैया रुक जा, कहां चले जाते हैं। बी पार्ट कह रहा है अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इफ द लूप इज फ्री टू टर्न व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। कह रहा है अगर कोई भी लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है और फ्री टू टर्न है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या ओरिएंटेशन हो, पता ही है तुम्हें। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, M क्रॉस B, पूरा फार्मूला MB साइन थीटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होगा, 0। तो आप इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करोगे कि इट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ठीक है, व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर यही है। देखते हैं अभी आंसर, और भी कुछ पूछ रहे हैं। शो दैट इन दिस ओरिएंटेशन द फ्लक्स ऑफ द टोटल फील्ड प्लस फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लूप इज मैक्सिमम। कह रहा है इस पोजीशन में शो करो कि फ्लक्स क्या होती है, मैक्सिमम। तो भैया थीटा 0 है ना, इस फार्मूले में MB साइन थीटा है, थीटा 0 है तो टॉर्क क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन बेटा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो तो उसका फार्मूला होता है BA cos थीटा। थीटा वही होता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल वही है। तो बेटा जब थीटा 0 है इक्विलिब्रियम आएगा, और लेकिन अब यहां पे 0 पुट करूंगा, ये तो मैक्सिमम वाली आ जाएगी, इट विल बी मैक्सिमम। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसके थ्रू अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं तो दैट विल बी मैक्सिमम, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। अगर मैं क्या कैलकुलेट करता हूं, फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं, तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इन दिस पोजीशन। द फ्लक्स ऑफ द टोटल फील्ड इज मैक्सिमम, मतलब उसने मैक्सिमम फ्लक्स पूछी है, तो थीटा इक्वल टू 0 पोजीशन ही ले लो। एक बार आंसर चेक करने दो। बी पार्ट, ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज 1 वेयर द एरिया वेक्टर ऑफ द लूप इज इन द डायरेक्शन ऑफ द, वही हमने बताया, एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। In this orientation, magnetic field produced by the loop is the same direction as external field, both normal to the plane of the loop, thus giving rise to maximum। इसी पोजीशन में, इसी पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन में फ्लक्स क्या आ जानी है बेटा, मैक्सिमम आ जानी है। इसी पोजीशन में फ्लक्स क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है जी, तो सही जा रहे थे हम, सही एक्सप्लेन कर रहे थे। सी पार्ट कह रहा है अ लूप ऑफ इर्रेगुलर शेप, लूप की शेप कैसी है, इर्रेगुलर है, जिसमें से कुछ करंट है, इज लोकेटेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दिया गया। इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल, अगर वायर कैसी है, फ्लेक्सिबल है, व्हाई डज इट चेंज टू सर्कुलर शेप। वो सर्कुलर शेप क्यों ले लेती है बेटा, सर्कुलर शेप इसलिए ले लेती है ताकि उसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास हो सके। लूप की टेंडेंसी है, पहली टेंडेंसी अगर वो ओरिएंट कर सकती हो तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में चली जाएगी, 0 पोजीशन में जाएगी, ताकि टॉर्क क्या लगे, मिनिमम लगे, 0 लगे। लेकिन अगर वो अपनी शेप चेंज कर सकती है तो वो शेप मैक्सिमम एरिया कवर करेगी, ताकि उसके थ्रू फ्लक्स क्या आए, मैक्सिमम आए। इट विल कवर मैक्सिमम एरिया, ताकि उसके थ्रू फ्लक्स कैसी आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, ताकि उसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू कैसी आए, मैक्सिमम आए। तो इसका क्या आंसर है देख लेते हैं कि इट एज्यूम सर्कुलर शेप विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड टू मैक्सिमाइज द फ्लक्स। वही फ्लक्स के हिसाब से एक्सप्लेन किया, टू मैक्सिमाइज द फ्लक्स बेटा, टू मैक्सिमाइज द फ्लक्स।
सिंस फॉर ए गिवन पैरामीटर सर्कल एनक्लोजर ग्रेटर एरिया, सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा होता है, तो फ्लक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए ऐसे हो जाता है। ठीक है जी। तो करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, तो भाई आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, आपको ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। तो भाई करत करत ये क्वेश्चन हम पहुंच गए इसके आखिरी क्वेश्चन, ये भी दोहा बन 4.13। तो इन द सर्किट देख लो भैया, ये लास्ट ही आई थिंक, इसके बाद व्हाइट वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। व्हाइट वाले का मतलब बैक एक्सरसाइज वाले, येलो वाले मतलब इन टेक्स्ट, और व्हाइट वाले मतलब बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो इट इज 4.13 क्वेश्चन नंबर। इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, ये कोई सर्किट है, इसमें से करंट मेजर करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर शोन इज अ गैल्वेमीटर विद रेजिस्टेंस दिस। कहता है अगर ये सिंपल गैल्वेमीटर है पहले केस में, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम है, तो करंट कितना आएगा। ठीक है। बी पार्ट में कह रहे हैं अगर इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसे गैल्वेमीटर डिस्क्राइब इन ए बट कन्वर्टेड टू एमीटर बाय अप्लाइंग ए शंट। कह रहा है सेकंड केस में इसको शंट लगाकर, शंट की वैल्यू देखिए 0.02, हमने इसको गैल्वेमीटर में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। और सी पार्ट में कह रहा है ये आइडियल वोल्टमीटर है। देखो भैया अगर तो हुआ ये आइडियल वोल्टमीटर, सी पहले करा देता हूं, मुझे जो आसान लगता है वो पहले करा देता हूं, तो सी वाले पार्ट को पहले करा देता हूं। अगर तो आइडियल वोल्टमीटर हुआ तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0, तो इसका रेजिस्टेंस तो हमने लेना ही नहीं है। ठीक है। सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 3, तो V इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर, और V कितना 3/3 1 एम्पियर। तो आइडियल स्थिति में तो सर्किट में से कितना करंट फ्लो होना चाहिए, आंसर बाद में चेक करते हैं, पहले कर लें सारे के सारे। तो आइडियल सिचुएशन में तो करंट कितना जाना चाहिए, इसमें से 1 एम्पियर ही फ्लो होना चाहिए। ठीक है ना, आइडियल सिचुएशन में करंट 1 एम्पियर। सी पार्ट पहले हो गया। अब ए पार्ट पे आते हैं। कहता है अगर ये गैल्वेमीटर होता और इसका रेजिस्टेंस कितना होता 60, तो करंट कितना होता। तो भाई जब इसका खुद का ही 60 है, एक्सटर्नल 3 लगा हुआ है, टोटल कितना हो जाता 63। तो करंट कितना आता, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है 3 है, रेजिस्टेंस कितना है 63 है। 60 दे रखा था ना, 60 है, 63 है। कैलकुलेट कर लेते हैं यार कैलकुलेटर से। तो कितना आ जाता 3 डिवाइडेड बाय 63, ये आ जाता 3 डिवाइडेड बाय 63, 0.476। 0.476 देखो आना चाहिए कितना 1 एम्पियर, और आ कितना रहे 0.476 आ गया। ठीक है जी, 0.476 आ गया। बी पार्ट में कह रहा है अगर हमने इसको एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी एमीटर में कन्वर्ट कर दिया होता शंट लगाकर। अब बेटा किसी भी गैल्वेमीटर को, ये गैल्वेमीटर खुद है जिसका रेजिस्टेंस 60 है, इसके साथ शंट लगा दी। शंट कितनी लगाई है 0.02, तो बेटा इसका रेजिस्टेंस इस शंट लगने के बाद ये एमीटर बन गया ना, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता, ये दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन 60 इंटू 0.02 अपॉन 60 प्लस 0.02, तो ये होता है 60 इंटू 0.02। कैलकुलेट कर ही लेते हैं आप, ये बनता, कैलकुलेट कर लेना चाहिए कभी कभी, ये वाला क्वेश्चन लॉजिकल है, कुछ बताना है मुझे, तो ये बनता 60 इंटू 0.02, ये हो गया 1.2, 1.2 नीचे आ गया 60.02, 1.2 डिवाइडेड बाय 60.02, ये बन गया 0.0199। कितना आ गया रेजिस्टेंस 0.0199 आ गया। ठीक है ना, 199 आ रहा है, 0.02 के करीब आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.02 ले लेते हैं। ठीक है जी। तो इस केस में करंट कितना आता, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 0.02, तो करंट आ जाता 3 डिवाइडेड बाय 0.02, 3 डिवाइडेड बाय 0.02, बहुत ज्यादा आ गया, कुछ गड़बड़ की। R1 R2 बाय R1 प्लस R2, 60 इंटू 0.02,
0.02। एक बार दोबारा देखने 60 इंटू 0.02, ये 1.2 आ गया, डिवाइडेड बाय 60.02, ये आ गया 0.0199, 0.0199, 199 को 2 कर दिया, 0.02 हो गया। ओके, करंट किसके इक्वल होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी आ गई? 3। ठीक है, ये गड़बड़ की हमने। ये तो बेटा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आया ना 0.02, लेकिन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा? 0.02 प्लस 3 भी तो लेना था ना, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस 3 प्लस गैल्वेनोमीटर का, जो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, उसका रेजिस्टेंस इस वक्त 0.02 हो गया है, तो 0.02। ओके, मैं भी कहीं ये आएगा 3 डिवाइडेड बाय 3.02, ये आएगा 0.99 एम्पियर आ, और ये 1 एम्पियर है। समझो बात को। अगर तुमने गैल्वेनोमीटर एज इट इज लगा दिया, जिसका खुद का रेजिस्टेंस 8 ओम है, आना चाहिए 1 एम्पियर, दे रहा है कितना? 0.476। 0.476 भी मुझे लगता है मैंने गलत ही लिख रखा है, एक बार दोबारा करके देखने तो 3 डिवाइडेड बाय 63, 0.0476 का 0.0476। तो अगर तो बेटा गैल्वेनोमीटर ही लगा दो एज इट इज, जिसका खुद का रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो आना चाहिए 1 एम्पियर, दे कितना रहा है? बहुत कम दे रहा है, बड़ा बेकार है तो काम, बिल्कुल ही गलत रिजल्ट आ गया। अगर इसको हमने शंट लगा के एमीटर में कन्वर्ट किया, देखो, तो फिर भी अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आ गया, आना चाहिए था 1 एम्पियर। थोड़ा कम आ रहा है लेकिन फिर भी ठीक आ रहा है, 0.9 इतनी एरर आएगी। और अगर बिल्कुल ही आइडियल होता तो 1 एम्पियर आता, आइडियल को होता नहीं है, यानी ये सिचुएशन नहीं लानी, गैल्वेनोमीटर नहीं लगाते कभी भी करंट नापने के लिए, आइडियल हो नहीं सकता, तो उसको छोटे से छोटा शंट लगाकर जितना हो सकता है एमीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। आंसर मिलाते हैं एक बार। आंसर देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट में 0.048, ओके, मैंने कितना निकाला था यार? 0.0476, उसने 0.048 कर दिया, सही है, बहुत कम आ गया। सेकेंड पार्ट में, बी पार्ट में 0.02 लगा के 0. क्या बात है, बिल्कुल मैच कर दिया, 0.99 एम्पियर आ गया, और आइडियल केस में तो चलो 1 एम्पियर आ ही रहा था। तो क्वेश्चन का लॉजिक समझो, देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, इनके हर एक क्वेश्चन का अपना मतलब लॉजिक होता है, सॉल्व करने के साथ साथ वो कुछ सिखाता भी है हम लोग, राइट है जी। तो बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला भी काम हमने स्टार्ट कर दिया, तो अब खत्म भी करेंगे। अभी हमने कौन से क्वेश्चन कर दिए? सॉल्व क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर आएंगे आपके लिए? इसके बैक एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले आएंगे। तो अभी यहीं पे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।